हेलो फ्रेंड्स, इतिहास की व्याख्यान माला में हम आपके साथ चर्चा कर रहे थे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। आज हम विजयनगर साम्राज्य के पार्ट 2 पर आपसे चर्चा करेंगे और इस पार्ट 2 में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। विजयनगर साम्राज्य के 2 शासक वंशों के बारे में हम आपसे पहले चर्चा कर चुके हैं। आज हम तुलु वंश और अराबिद वंश के शासकों के बारे में, उनकी प्रशासनिक नीतियों के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तीसरा शासक वंश जो था वो था तुलु वंश। विजयनगर साम्राज्य का ये तीसरा शासक वंश था और इस शासक वंश की स्थापना कैसे हुई इसको जरा हम ध्यान से देखते हैं। इससे ठीक पहले का शासक वंश था सालू वंश। सालू वंश का अंतिम शासक था इम्मादी नरसिंह। इम्मादी नरसिंह एक अयोग्य शासक था और इसकी हत्या नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने कर दी थी। इसकी हत्या किसने की? वीर नरसिंह। वीर नरसिंह ने इसकी हत्या की। यह विजयनगर साम्राज्य का दूसरा बला पहाड़ था। ये ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का प्रथम बला पहाड़ और ये सेकंड बला पहाड़। बला पहाड़ मीन्स सत्य केवल से हत्या करके जबरन गद्दी प्राप्त कर लेना। तो वीर नरसिंह ने इम्मादी नरसिंह की हत्या कर दी और गद्दी प्राप्त कर ली। तो वीर नरसिंह तुलु वंश का ये प्रथम शासक। ओके, कब हत्या हुई? 1505। 1505 से लेकर के 1509 CE तक वीर नरसिंह ने शासन किया। वीर नरसिंह के बाद इसका पुत्र कृष्णदेव, ये अपने नाम के आगे राय लगाते थे, राजा राजाओं की उपाधि थी। कृष्णदेव राय, जिसका समय 1509 से लेकर के 1529। ओके, तो तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह राय था, जिसने 1505 से लेकर 1509 तक शासन किया। उसके बाद उसका पुत्र कृष्णदेव राय 1509 से 1529। इसके बाद अच्युत देव राय। अच्युत देव राय ये कृष्णदेव राय का ही पुत्र था। इसने 1530 से लेकर के 1542। कृष्णदेव राय ये समझता था कि उसका पुत्र इतना योग्य नहीं है, इसलिए उसने अपने जामाता, कृष्णदेव राय का जो जामाता था राम राय, ये अराबिद वंश का था, इसको उसने सहभागी और साम्राज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। कृष्णदेव राय ने अपने समय में ही राम राय को साम्राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया था कि वो अच्युत देव राय को सपोर्ट करेगा, अच्युत देव राय के शासन में सहयोग करेगा और अच्युत देव राय को गद्दी पर बैठाया गया। अच्युत देव राय ने 1542 तक शासन किया। उस समय उसका प्रधानमंत्री राम राय था। अच्युत देव राय के मरने के बाद, नेचुरल डेथ हुई उसकी, उसके मरने के बाद अच्युत देव राय का भतीजा था जिसका नाम था सदाशिव राय। 1542 में यह गद्दी पर बैठा। 1542 से 1570 ये सदाशिव राय का शासनकाल है। इस दौरान भी राम राय प्रधानमंत्री रहा। ओके, सदाशिव राय ये अंतिम शासक था तुलु वंश का। अंतिम शासक। तो
तुलु वंश का समय 1505 CE से लेकर 1570 CE। ओके, ये समय थे। अब शासक कौन कौन हुए? सबसे पहले वीर नरसिंह, कृष्णदेवराय, अच्युतदेव राय, सदाशिव राय, ये 4 शासक हुए। इन 4 शासकों के बारे में भी हम पढ़ेंगे और इनकी क्या क्या उपलब्धियां थी। तुलु वंश का जो सबसे योग्य शासक था वो था कृष्णदेव राय। ये बहुत महत्वपूर्ण है। विजयनगर साम्राज्य पे अगर प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपकी परीक्षा में, तो कृष्णदेव राय की क्या क्या उपलब्धियां थी। कृष्णदेव राय एक साम्राज्य निर्माता के रूप में, कृष्णदेव राय एक कुशल प्रशासक के रूप में, या कृष्णदेव राय एक विद्वान और योग्य प्रशासक था। ये कई प्रश्न इस तरह से पूछे जा सकते हैं। हम इसको पूरा होलिस्टिक स्टडी करेंगे कि कृष्णदेव राय की क्या क्या उपलब्धियां थी और उसके सभी पहलुओं पर चर्चा करते हैं। देखिए, कृष्णदेव राय का समय आपने देख लिया। पिता नरसिंह राय, वीर नरसिंह राय। कृष्णदेव राय ने 1509 से 1529 तक शासन किया और इसकी मुख्य उपलब्धियां क्या क्या थी। सबसे पहले एक योग्य शासक के रूप में इसकी विजय क्या थी। इसने 3 प्रमुख विजय की। 1512 में रायचूर दोआब, 1514 में उड़ीसा के गजपत शासकों को पराजित किया और इसने उड़ीसा के शासकों की पुत्री से विवाह भी किया। 1520 में इसने बहमनी साम्राज्य को पराजित करके पूरे रायचूर दोआब पर, संपूर्ण रायचूर दोआब इसके अधिकार में आ गया। ये कृष्णा तुंगभद्रा नदी का पूरा जो क्षेत्र था, ये पूरा इसने अधिकार कर लिया। कब? 1520 में। तो ये 3 इसकी बड़ी विजय हैं। ओके, इसकी उपाधियां कौन थी? इसने यवन राज उद्धारक, यवन राज उद्धारक की उपाधि ली और विजयनगर साम्राज्य के शासक एक और उपाधि लेते थे, हिंदू सुरतराणा। हिंदू सुल्तान। यवन राज उद्धारक की उपाधि इसने तब ली जब ये बहमनी साम्राज्य जो विजयनगर साम्राज्य का पड़ोसी साम्राज्य था, दोनों शत्रु राज थे, लेकिन फिर भी कई मौकों पर ये एक दूसरे की मदद भी करते थे। तो बहमनी साम्राज्य में उत्तराधिकारी का प्रश्न था। बहमनी साम्राज्य में उत्तराधिकारी महमूद शाह के उत्तराधिकार के ऊपर विवाद था। कृष्णदेव राय ने महमूद शाह को बहमनी साम्राज्य का उत्तराधिकार दिलाने में मदद करके उसको गद्दी पर बैठाया और जो बीदर तथा गुलबर्गा है उस पर आक्रमण करके इसके अधिकार दिलाने में मदद की। इस तरह उसने यवन राज उद्धारक की उपाधि ली। उस समय आप देखिए कि दोनों पड़ोसी रियासतें थी, लेकिन उनके बीच शत्रुता होने के बावजूद भी दोनों साम्राज्य चाहते थे कि दोनों साम्राज्य स्थिर रहे। ऐसे समय में अगर वो एक योग्य प्रशासक के गुण न होते, एक अच्छे मानव के गुण न होते, तो शायद वो बहमनी साम्राज्य की मजबूरियों का फायदा उठा करके बहमनी साम्राज्य पर आक्रमण कर सकता था। लेकिन कृष्णदेव राय ने ऐसा नहीं किया। उसने एक उदार शासक का परिचय दिया, अपने पड़ोसी शत्रु राज्य के उत्तराधिकार के मामले को सुलझाया। ये उसका एक मानवीय पहलू है। तो कृष्णदेव राय एक महान उदार शासक भी था।
इन्हीं गुणों के कारण डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा है कि दक्कन के हिंदू और मुसलमान शासकों में से कृष्णदेव राय जैसा कोई शासक नहीं था। इस तरह से विदेशी यात्रियों ने भी उसके बारे में वर्णन किया है। तो एक अच्छा योग प्रशासक, विद्वान, कवियों कलाकारों का संरक्षक, साम्राज्य निर्माता, कई अनेक गुण थे। उन सभी गुणों पर चर्चा हम करते हैं। तो आपने पहले उसकी विजय देखी, उपाधियां उसने कौन सी ली, उसका एक मानवीय पहलू मैंने आपको बताया। एक महान साम्राज्य निर्माता, एक शासक का यह भी गुण होता है कि वो प्रजा के कल्याण के लिए चिंतित रहे। स्वयं कृष्णदेव राय ने अपनी पुस्तक आमुक्तमाल्यद, ये उसकी पुस्तक है जो तेलुगु भाषा में लिखी है, उसमें उसने लिखा है कि मुकुटधारी राजा का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वो धर्म के अनुसार शासन करे, न्याय करे और प्रजा का कल्याण करे। जो राज्य में रत्न की खाने हैं वहाँ से रत्नों का निकालना और उसका व्यापार किया जाए, बाहर से आने वाले व्यापारियों का स्वागत किया जाए और उनको उनके सामान का उचित मूल्य दिया जाए। इस तरह की उसकी सोच थी। साथ ही साथ वो सहिष्णु भी था। उसके साम्राज्य में आए हुए विदेशी यात्रियों ने लिखा है कि कृष्णदेव राय का शासन बहुत ही सहिष्णु शासक था। हर धर्म के मानने वाले लोगों को उनको अपने धर्म को मानने की आज़ादी थी। यही नहीं, विजयनगर साम्राज्य की सेना में कई बड़े महत्वपूर्ण पदों पर जो मुस्लिम थे उनको अवसर दिया गया था। तो एक सहिष्णु शासक, एक उदार शासक, एक साम्राज्य निर्माता के रूप में उसने जनता के कल्याण के लिए क्या काम किया, देखिए। नांगलपुरम नाम का एक नगर उसने अपनी मां के नाम पर बसाया। मां के नाम पर एक नगर का निर्माण करना। ओके। विरूपाक्ष मंदिर जो विजयनगर साम्राज्य का एक बहुत बड़ा मंदिर है, इसके पूर्वी गोपुरम का निर्माण करना। विरूपाक्ष मंदिर का जो मुख्य मंडप है, मुख्य मंडप का निर्माण। जब कृष्णदेव राय का राजतिलक हुआ तो राजारोहण के उपलक्ष्य में उसने विरूपाक्ष मंदिर के मुख्य मंडप का निर्माण कराया। ये मंदिर तो पहले का है, 7वीं 8वीं शताब्दी का था विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष शिव का रूप है, विरूपाक्ष शिव को कहते हैं। और विजयनगर के शासक ऐसा मानते थे कि साम्राज्य के स्वामी शिव हैं और राजा उनके प्रतिनिधि के रूप में शासन करते हैं। इसलिए उनके सभी आदेशों पर कन्नड़ भाषा में श्री विरूपाक्षाय नमः लिखा होता था। तो ये सबसे लब्ध प्रतिष्ठित, सबसे प्रसिद्ध मंदिर था। तो जब राजारोहण हुआ कृष्णदेव राय का, तो उन्होंने मुख्य मंडप का निर्माण कराया, बाद में पूर्वी गोपुरम का निर्माण कराया। ओके। साम्राज्य में ऐसे सरोवरों का निर्माण किया गया जिससे कि लोगों को जल की आपूर्ति बराबर होती रहे, क्योंकि दक्कन का प्रदेश पथरीला प्रदेश है। तो विजयनगर के शासकों ने जल प्रबंधन पर विशेष बल दिया और इस जल प्रबंधन की प्रशंसा विदेशी यात्रियों ने की है। हिरिया नहर का निर्माण संगम वंश के शासकों द्वारा किया गया। हर शासक ने कुछ ना कुछ जल प्रबंधन के लिए, जल कल्याण के लिए किया। तो महान साम्राज्य निर्माता के रूप में नांगलपुरम नाम के शहर का निर्माण करना, मंदिर में विरूपाक्ष मंदिर के पूर्वी गोपुरम और मंडपम का निर्माण करना, ये इसके समय की विशेषता थी। कवियों, विद्वानों, इसका संरक्षक, स्वयं भी विद्वान कवि और राजा था। वो कवि भी था, राजा भी था, लेखक भी था, ये सब गुण थे उसमें। उसने 3 पुस्तकें लिखी, उषा परिणय, जामवती कल्याणम, आमुक्तमाल्यद। ये पूछी जाती पुस्तकें। उसकी पुस्तकों में से जामवती कल्याणम, ये संस्कृत में, आमुक्तमाल्यद
ये तेलुगु में है। उषा परिणय संस्कृत में है। कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आमुक्तमाल्यद किस विषय पर है, तो आमुक्तमाल्यद एक राजनीतिक ग्रंथ है। कृष्णदेवराय ने अपनी प्रशासनिक नीतियों का उल्लेख आमुक्तमाल्यद में किया है। ओके। एक बहुत संस्कृत और तेलुगु के विद्वान थे पेड्डाना, वो विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेवराय के समय राजकवि थे। पेड्डाना ये राजकवि। तो कवियों विद्वानों का संरक्षक उनको दरबार में राजा से दिया जाता था। तेनालीराम का नाम सुना होगा, कृष्णदेवराय के समय में दरबार के वो प्रमुख विद्वान मंत्रियों में से थे। कृष्णदेवराय ने कहा था कि शासक को ऐसे विद्वान मंत्रियों से घिरा होना चाहिए, उनकी राय लेकर के शासन को संचालित करना चाहिए। तो विजयनगर साम्राज्य के शासक सत्ता का संचालन स्वयं करते थे, न्यायिक अधिकार उनके पास थे, प्रशासनिक अधिकार उनके पास थे, लेकिन वो निरंकुश नहीं थे। ओके। तो ऐसे विद्वानों, ऐसे प्रशासक लोगों की राय लेकर के शासन को प्रजा हित में न्यायपूर्वक और धार्मिक तरीके से संचालित करते थे। सहिष्णुता उनकी विशेषता थी। ओके। विजयनगर साम्राज्य के इस शासक कृष्णदेवराय की और उपलब्धियों के बारे में चर्चा करते हैं। कृष्णदेवराय के समय जो विदेशी यात्री आए वो आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन से विदेशी यात्रियों ने कृष्णदेवराय के समय में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया। उन यात्रियों में डोमिंगो पेस, बारबरोसा, फर्नाओ नूनिज, ये तीनों पुर्तगाली यात्री थे। और इन तीनों यात्रियों में से डोमिंगो पेस ने विजयनगर साम्राज्य के विस्तार के बारे में, राजधानी के समृद्ध होने के बारे में, यहाँ के बाजारों के बारे में, कृष्णदेवराय के बारे में लिखा है। बारबरोसा और नूनिज ने भी यहाँ के बाजारों का वर्णन किया है। कृष्णदेवराय एक बहुत अच्छा शासक है, बहुत विद्वान और बहुत योग्य शासक है, इसका भी वर्णन इन यात्रियों के वर्णन में प्राप्त होता है। विजयनगर साम्राज्य का ये शासक कृष्णदेवराय अपनी विद्वता के लिए भी जाना जाता है और उसको आंध्र भोज कहा जाता है। ये भी वर्णन है कि विजयनगर साम्राज्य के शासक ने आंध्र भोज की उपाधि ली थी। ये इसकी एक टाइटल। और कृष्णदेवराय के पहले दो टाइटल में बता चुका हूँ। हिंदू सुरतराणा लेते थे, यवन राज उद्धारक की उसने उपाधि ली थी जब उसने बहमनी साम्राज्य के उत्तराधिकार का प्रश्न को सुलझाया। एक और उसकी उपाधि आंध्र भोज की। तो ये सारे वर्णन इन पुर्तगाली यात्रियों के द्वारा किए गए। कृष्णदेवराय एक अच्छा योग्य शासक था, इसका एक और प्रमाण है। जिस समय कृष्णदेवराय का शासन यहाँ विजयनगर पर था, ये गोवा है, यहाँ पर गोवा में पुर्तगालियों का शासन स्थापित हो चुका था। और उस समय पुर्तगाली जो बस्ती थी, पुर्तगाली कॉलोनी थी, उसका गवर्नर था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क के साथ कृष्णदेवराय ने अपने संबंध अच्छे स्थापित किए। पुर्तगालियों के साथ अच्छी मित्रता थी और यही कारण था पुर्तगाली यात्रियों ने विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया। पुर्तगालियों से इनको व्यापारिक लाभ था। विजयनगर साम्राज्य से वस्त्र, तरह तरह के कीमती रत्न, खाद्यान्न, इस प्रकार के ऐसे सुगंधित द्रव्य और मसाले वो यहाँ से निर्यात होते थे। और बाहर से आयात क्या होता था? घोड़े, रेशमी वस्त्र, इस प्रकार की चीज़ें विदेशों से आती थी। जो सामान्य निर्यात करते थे उसके बदले सोने और चांदी के सिक्के प्राप्त होते थे।
तो कृष्णदेव राय ने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए, साम्राज्य को आर्थिक स्थिरता देने के लिए पुर्तगालियों के साथ इस प्रकार के मैत्री संबंध स्थापित करके साम्राज्य को एक मजबूत आर्थिक आधार दिया। ओके, तो ये सारी विशेषताएं कृष्णदेव राय में थी। आपने देखा, एक महान विजेता, महान साम्राज्य निर्माता, कवियों विद्वानों का संरक्षक, मानवीय गुणों से परिपूर्ण एक शासक, निरंकुश शासक, लेकिन तानाशाह नहीं, सबके साथ प्रशासन को संचालित करने की नीति। उसने 8 मंत्रियों की एक काउंसिल बना रखी थी और उस काउंसिल के मिनिस्टर्स को अष्टदिग्गज कहा जाता था। ओके, तो ये सारी चीजें उसकी उपलब्धियों में आप चर्चा करेंगे। ठीक, तेलुगु के साथ साथ संस्कृत का भी विद्वान था। उसके दरबार में पेडाना और ऐसे पेडाना जैसे राजकवि, तेनालीराम जैसे योग्य दरबारी, ये सब उसकी विशेषता है। अब आइए हम चलते हैं कृष्णदेव राय की 1529 में मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अच्युतदेव राय ये गद्दी पर बैठा। अच्युतदेव राय के समय में जो सामंत थे, जिनको नायक कहा जाता था, अमर नायक कहते थे, वो धीरे धीरे स्वतंत्र होना चालू हो गए थे। अच्युतदेव राय का नियंत्रण अपने पिता जैसा नहीं था। उसने इन नायकों के ऊपर नियंत्रण करने के लिए महामंडलेश्वर जैसे अधिकारियों की नियुक्ति की और वो अपने प्रधानमंत्री राम राय की सहायता से शासन तो चलाता रहा, लेकिन उसमें अपने पिता जैसे योग्य गुण नहीं थे। अराविद वंश से संबंध था राम राय का। राम राय चूंकि अराविद वंश का था तो ये योग्य शासक तो जरूर था, इसके अंदर शासकीय गुण थे, लेकिन अच्युतदेव राय को ये अपने जीवन काल में हटा करके स्वयं शासन नहीं कर सका। उसके सहभागी शासक के रूप में ये शासन को संचालित करता रहा। राम राय एक बहुत कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। वो अपने पड़ोसी जो एक बहमनी राज्य है, बहमनी राज्य उस समय तक 5 शक्तियों में बढ़ चुका था। कृष्णदेव राय के बाद बहमनी शासन जो था 5 राज्यों में बढ़ चुका था। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार, ये 5 रियासतें थी। कृष्णदेव राय एक कूटनीतिक था, तो वो सोचता था कि अगर इन मुस्लिम रियासतों को आपस में लड़ाई रखा जाए तो हम आसानी से अपने शासन को संचालित करते रहेंगे, बहमनी रियासत एक नहीं हो पाएंगी और विजयनगर साम्राज्य सुरक्षित रहेगा। ये उसकी रणनीति थी। इसलिए उसने 1543 में पहले उसने बीजापुर के खिलाफ अहमदनगर और गोलकुंडा को समर्थन दिया और बाद में अहमदनगर के खिलाफ बीजापुर और गोलकुंडा को समर्थन दिया। तो कभी वो बीजापुर को समर्थन देता था, कभी अहमदनगर को समर्थन देता था। इनमें आपस में फूट पैदा करके उसकी योजना थी कि इन रियासतों को आपस में लड़ा करके रखा जाए। इस बात को ये बहमनी रियासतें अच्छे से समझ गई। राम राय की जो चाल थी, जो उसकी कूटनीतिक चालें थी, उसको वो अच्छी तरह से जान गए और इसलिए सदाशिव राय के समय जब अच्युतदेव राय की मृत्यु हो गई, अच्युतदेव राय के बाद उसका भतीजा सदाशिव राय जब शासक बना, तो उस समय राम राय की जो कारगुजारियाँ थी, इसको लेकर के बहमनी रियासतें ये सब संयुक्त हो गई, एक हो गई और बहमनी रियासतों ने संयुक्त रूप से 1565 ईस्वी में विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। 23 जनवरी 23 जनवरी 1565 में विजयनगर पर आक्रमण किया गया। कौन कौन सी रियासतें थी? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर। ये 4
राज्यों की संयुक्त सेना ने विजयनगर, जो राजधानी नगर था, उसके ऊपर आक्रमण किया। राम राय ने बड़ी बहादुरी के साथ अपनी सेना के साथ इन संयुक्त सेनाओं का सामना किया, किंतु राम राय पकड़ा गया और अहमदनगर के सुल्तान ने अपने हाथों राम राय की हत्या कर दी। यही नहीं, उसके बाद इन संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर की जो राजधानी थी, उस राजधानी पर तेज आक्रमण करके राजधानी की ईंट से ईंट बजा दी, राजधानी खंडहर कर दी गई। अंग्रेज इतिहासकार मिस्टर स्वेल ने लिखा है कि विश्व इतिहास में इतने वैभवशाली नगर को इतने अचानक आक्रमण करके इतनी बुरी तरह से तहस नहस करने का कोई भी और इसके अतिरिक्त प्रमाण नहीं मिलता। मिस्टर स्वेल ने अपनी पुस्तक फॉरगॉटन एम्पायर में इसको लिखा है कि इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता कि किसी वैभवशाली साम्राज्य की राजधानी को इतनी बुरी तरह से तहस नहस किया गया हो। तो आप समझ सकते हैं, राम राय की मृत्यु हुई, राजधानी के लोगों को कत्लेआम किया गया, लोग विजयनगर को छोड़ करके पेनुकोंडा और बाद में चंदगिरी आ गए। सदाशिव राय और उसके जो समर्थक थे वो लोग भाग करके पहले पेनुकोंडा से उन्होंने शासन करना चालू किया, बाद में उन्होंने चंदगिरी एकदम पूर्व में अपना स्थान तिरुपति के पास बनाया। पश्चिम जो कि बहमनी साम्राज्य की पहुंच में था, उससे बहुत दूर आगे निकल आए और उन्होंने पूर्व में तिरुपति के पास चंदगिरी से अपना शासन करना प्रारंभ किया। 1570 तक सदाशिव राय शासन करता रहा। सदाशिव राय की मृत्यु के बाद अराविद वंश का राम राय का भाई, जिसका नाम था तिरुमाल, इसने अराविद वंश की स्थापना कर दी। तिरुमाल कौन था? जब राम राय की 1565 में तालीकोटा के युद्ध में मृत्यु हो गई, यह युद्ध था तालीकोटा का युद्ध। 23 जनवरी 1565 को जो युद्ध हुआ था उसे तालीकोटा के युद्ध के नाम से जानते हैं, या राक्षस तंगड़ी के युद्ध के नाम से जानते हैं। यह ऐसा युद्ध था जिसने विजयनगर साम्राज्य को, जो वैभवशाली साम्राज्य था, उससे श्रीहीन कर दिया। उसके बाद उसका भाई तिरुमाल ये प्रधानमंत्री बन गया था, जो सदाशिव राय के साथ पेनुकोंडा के बाद चंदगिरी चलाया और वहाँ प्रधानमंत्री के रूप में काम करता रहा। सदाशिव राय की मृत्यु के बाद 1570 में सदाशिव राय के बाद इसने अराविद वंश की स्थापना कर दी। तो 1570 से लेकर के 1665 ईस्वी तक तिरुमाल और तिरुमाल के वंशजों ने शासन किया। इसके वंशज जो शासक थे उसमें रंग प्रथम, रंग द्वितीय, बैकंठ द्वितीय, रंग तृतीय। रंग तृतीय जो था इस वंश का अंतिम शासक था। अराविद वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय। ओके, 1565, कुछ किताबों में आपको 70 भी मिल सकता है। 1665 में रंग तृतीय अंतिम शासक था। उसके बाद जो क्षेत्रीय रियासतें थी उन लोगों ने विजयनगर साम्राज्य को स्वतंत्र कर लिया और फिर अंग्रेजी सत्ता और मैसूर के शासकों का यहाँ पर अधिकार हो गया। ओके, तो आज हमने चर्चा की कि तुलु वंश के शासक कौन थे, अराविद वंश के शासक कौन थे, तालीकोटा या राक्षस तंगड़ी का युद्ध क्या था और यह युद्ध किस वजह से हुआ। देखिए, जो बहमनी साम्राज्य था, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच शत्रुता तो थी, और शत्रुता किन कारणों से थी मैंने पहले ही बताया। एक तो रायचूर दोआब को लेकर के, कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा प्रदेश जो उपजाऊ प्रदेश थे, इन उपजाऊ प्रदेशों पर अधिकार को लेकर के, ठीक, और जो एक कोंकण तट का, पूर्वी तट का
ये व्यापारिक क्षेत्र था, क्योंकि इधर से घोड़े आते थे, तो घोड़े दोनों राज्यों के लिए महत्वपूर्ण थे। तो पूर्व की ओर से यूरोपीय यात्रियों, अरबों से होने वाले व्यापार, इसके लिए पूर्वी क्षेत्र पर नियंत्रण। तो 3 मुख्य मुद्दे थे और इन मुद्दों को लेकर के ये दोनों साम्राज्य बार बार लड़ते झगड़ते रहे। लेकिन तालीकोटा का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसने कि विजयनगर साम्राज्य को हमेशा अंधेरे में धकेल दिया। राजधानी जो इतना वैभवशाली नगर थी वो हमेशा के लिए गर्त में चली गई। विजयनगर के शासकों को राजधानी को छोड़ करके पलायन करना पड़ा और विजयनगर अंधेरों में, गुमनामियों में खो गया। धीरे धीरे वो स्थान जो अपने वैभव और प्रसिद्ध के लिए जाना जाता था वो जंगल झाड़ियों से ढक गया, जिसकी बाद में 1800 ईस्वी में खोज की गई। ओके, तो आज का वीडियो मित्रों आपको कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे, अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे, चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं तीसरे वीडियो के साथ। विजयनगर साम्राज्य पर जो वीडियोज की श्रृंखला है उसमें तीसरे वीडियोज में हम आपसे चर्चा करेंगे कि विजयनगर साम्राज्य की खोज कैसे हुई और इस साम्राज्य को कैसे प्रकाश में लाया गया। थैंक यू।